क्लास में हिंदी भाषा का पीवाई की सीरीज लेकर आए हैं। इस पीवाई की टेस्ट सीरीज में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। इसमें पेडागॉजी के प्रश्न रहेंगे और ग्रामर के क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी के लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में सभी को कमेंट करना, फीडबैक करना है। जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, सभी प्यारे मित्र को कमेंट करना है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाषा शिक्षण की पद्धति कौन सी नहीं है? ट्रैकाली, किंडरगार्टन, अभिक्रमित अन्वेषण या मॉन्टेसरी? सभी लोग बताइए। आपने पढ़ा होगा, चाहे लेवल 2 की बात करें या लेवल 1 की, चाहे मिडिल या प्राइमरी की बात करें, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो भाषा शिक्षण की कौन सी पद्धति नहीं है? ट्रैकाली ये एक शिक्षण पद्धति है जिसका उपयोग बच्चों को भाषा और अन्य विषय सिखाने के लिए किया जाता है। किंडरगार्टन फ्रोबेल द्वारा विकसित यह पद्धति है जो खेल खेल में भाषा और प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए एक प्रमुख विधि है। अभिक्रमित अन्वेषण यह बीएफ स्किनर द्वारा विकसित अधिगम सीखने की एक तकनीकी है, ना कोई विशिष्ट भाषा शिक्षण की पद्धति है। इसमें छात्र अपनी गति से छोटे छोटे चरणों में सीखता है। इसलिए हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अभिक्रमित अन्वेषण जो होगा यह शिक्षण पद्धति नहीं होगी। फिर मॉन्टेसरी है। मॉन्टेसरी मारिया मॉन्टेसरी द्वारा विकसित पद्धति है, विशेष रूप से छोटे बच्चों को ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से भाषा और व्यवहारिक ज्ञान सिखाने के लिए प्रसिद्ध है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कि कौन सी भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं? तो अभिक्रमित अन्वेषण यह पद्धति नहीं है। यह बीएफ स्किनर द्वारा विकसित अधिगम अर्थात सीखने की एक तकनीकी है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। एक उचित पाठ्यपुस्तक में कौन सा गुण जो है अनिवार्य होता है? आकर्षक, साज सज्जा, कागज एवं मुद्रण, आवरण एवं आकार या समग्र विषय वस्तु? सभी लोग बताइए। बहुत ही अच्छा प्यारा सा प्रश्न है, ना ज़्यादा कठिन है और ना ही सरल दिया गया है। अब आइए सभी लोग यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखकर कमेंट कीजिए कि राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। एक उचित पाठ्यपुस्तक में कौन सा गुण अनिवार्य हो सकता है? एक शिक्षक के रूप में, एक अध्यापक अध्यापिका के रूप में आप बता सकते हैं। सोचिए अपने आप को। तो यहाँ पे होगा समग्र विषय वस्तु होगा, क्योंकि आकर्षक शब्द निगेटिव होगा। साज सज्जा से पाठ्य पुस्तक से कोई मतलब नहीं होता। कागज मुद्रण से ज़्यादा नहीं कि कागज अच्छा हो, महंगी हो, आकार की छोटा हो, बड़ा हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विषय वस्तु, समग्र विषय वस्तु उसमें होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक आदर्श या उचित पाठ्य पुस्तक के दो गुण होते हैं। एक होता है बाह्य गुण। कौन सा होता है? एक होता है बाह्य गुण। इसमें पुस्तक आकार, आवरण, कागज की गुणवत्ता, मुद्रण, आकर्षक, साज सज्जा शामिल होते हैं। तो ये हमारे जो पहले तीनों ऑप्शन ये बाह्य गुण दिए गए। लेकिन जो समग्र विषय वस्तु है ये किस में आता है? द्वितीय आंतरिक गुण के अंतर्गत। आंतरिक गुण में क्या होता है? पाठ्य सामग्री, भाषा शैली, विषय वस्तु का चयन और उन सभी का संगठन। तो दो प्रकार से होता है, बाह्य गुण, आंतरिक गुण। ठीक है, इसलिए यहाँ पे समग्र विषय वस्तु राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग समझ पा रहे हैं? प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, टेट एग्जाम को फतेह करना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्यारा सा प्रश्न है और सभी को समय लेकर, समय रहते हुए सभी को आंसर कमेंट करना है। हिंदी शिक्षण में निदान का अंतिम स्तर क्या होता है? कठिनाई की प्रकृति को समझना, कठिनाई के कारण को समझना, उपचार करना या कठिनाई या समस्याग्रस्त छात्रों की पहचान करना? सभी लोग होते हैं। तो हिंदी शिक्षण में निदान का अंतिम स्तर पूछा जा रहा है। तो निदान का अंतिम स्तर ही होता है। निदान कैसे कर सकते हैं? किसी चीज़ का उपचार करके उसके निदान किया जा सकता है। देखिए, कठिनाई की प्रकृति को समझना ये शुरुआती चरण होता है। कठिनाई के कारण को समझना यह निदान का मुख्य कार्य है, लेकिन अंतिम लक्ष्य इसके शुरू में होता है। और कठिनाई या समस्याग्रस्त छात्र की पहचान यह पहला चरण होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निंदनीय में प्रत्यय कौन सा होगा? प्रत्यय उपसर्ग तो पूछा जाएगा, चाहे मिडिल क्लास का पेपर हो, टेट एग्जाम हो, चाहे प्राइमरी का टेट एग्जाम। निंदनीय, निंदनीय में कौन सी धातु लगी हुई है? पहले ये समझना जरूरी है। तो यहाँ पे निंदा धातु लगी हुई है। निंदा धातु मूल है और प्रत्यय यहाँ पे क्या होगा? अनीय प्रत्यय लगा होगा, तो हो जाएगा निंदनीय। तो अनीय देखिए,
अनी प्रत्यय यहाँ पे अनी होगा, बड़ा अ नहीं होना चाहिए, अनी होना चाहिए, अनीय, छोटा आ बड़ी नी या होना चाहिए यहाँ पे। कौन सा होना चाहिए? अनी, ये शुद्ध रूप होगा। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक देखते हैं, समझते हैं और आपका अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। निम्न शब्दों में से उपसर्ग रहित कौन सा है? ये भी अच्छा प्रश्न है। ये आपकी तैयारी को जांचते हैं, परखते हैं। एग्जामिनर जो होते हैं देखते हैं, आपकी सोच को परखते हैं कि आपकी सोच कहाँ तक जा रही, आप बच्चों को किस प्रकार से समझा सकते हैं। देखिए, उपसर्ग रहित जो शब्द होता है, जैसे अच्छा शब्द हो गया। अच्छा एक मूल शब्द है, जरूर शब्द बोलेंगे, इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। आ को अलग कर दिया जाए तो छा का कोई सार्थक अर्थ नहीं होता। अगर आ प्लस छा हम लिखते हैं तो यहाँ पे कोई अर्थ छा का नहीं निकलता, तो यह उपसर्ग रहित शब्द हो जाएगा। इसके बाद अच्छत, तो आ निकल जाएगा तो छत निकल आएगा, आ निकल आएगा, जा निकल आएगा, आ निकल आएगा, भाव निकल आएगा। तो ये उपसर्ग रहित शब्द है, लेकिन अच्छा जो शब्द है ये उपसर्ग रहित शब्द नहीं, और यही पूछा जा रहा है। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा? अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है कि निम्न में से भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय क्या होता है? बहुमुखी प्रयास हो गया, चहुमुखी विकास हो गया, ये वे शब्द है जो एग्जाम में आते हैं, और इन्हीं शब्दों को देखकर हमें राइट आंसर निकालना है। तो भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है अनैतिक विधि का प्रयोग, सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल, अलंकृत सिद्धांत का प्रयोग या तकनीकी का प्रयोग। तो सभी लोग जानते हैं, आप लोग यानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि भाषा शिक्षण में जो बहुमुखी प्रयास होता है, बहुमुखी प्रयास का जो होगा वह सभी विषयों में शिक्षण में भाषा पर बल देना होगा। क्योंकि अनैतिक विधि का प्रयोग कहाँ होता है? यह विकल्प पूरी तरह से नकारात्मक है, क्योंकि शिक्षण में अनैतिक तरीकों तो होगा नहीं, तो अनैतिक अपने आप में निगेटिव है। और लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, LAC जो होता है, इसका अर्थ है भाषा केवल भाषा की कक्षा में ही नहीं सीखी जाती, बल्कि विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, अन्य विषयों को पढ़ते और समझते समय भी भाषा का ध्यान दिया जाता है। तो सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल देना, बी ऑप्शन इसलिए सही हो जाएगा। अब कह रहा अलंकृत सिद्धांत का प्रयोग, भाषा शिक्षण में केवल सजावटी या कठिन या अलंकारों का प्रयोग मुख्य उद्देश्य या बहुमुखी प्रयास नहीं कहलाता। तकनीकी, तो यह केवल एक साधन है, इसमें भाषा शिक्षण का व्यापक या बहुमुखी प्रकाश नहीं हो, तकनीकी एक साधन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ गए। अगला प्रश्न, इनमें से सही वर्तनी का चयन करना है। अब सही वर्तनी का चयन करके बताइए इसमें से कौन सा होगा, जरा जोर डालिए, अपने माइंड की मेमोरी पर जोर डालना है, प्रकाश डालना है और सही आंसर हमें बताना। प्रशंसनीय, 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 आपने अति बोला होगा, क्या बात है, अति प्रशंसनीय वर्क रहा उनका, अति प्रशंसनीय, अति सराहनीय कार्य रहा। तो राइट आंसर प्रशंसनीय में क्या होता है? प्रा लगाना है, सा शरीफा वाला सा लिखना है, उसमें चंद्रबिंदी लिखना है, फिर सा सरौता वाला लिखना है, फिर बड़ी नी लिखना है, फिर या बनाना है, ये होगा प्रशंसनीय। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया वह हमारा सही हो जाए, शुद्ध वर्तनी को चयन करें। प्रशंसा की योग्य काबिल को हम प्रशंसनीय बोलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता खाली स्थान के लिए होती है? भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए, हिंदी भाषा को सीखने के लिए, वार्तालाप के लिए, भाषा के विवेचनीकरण के लिए, किसके लिए होती है? सभी लोग बताइए, सभी का कमेंट आना चाहिए। और आपको सभी को पता ही होगा कि हमारी संस्था की टॉपर नोट्स भी है। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करिए 9630689598। जी हाँ दोस्तों, 96 30 68 95 98, ये संस्था का व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कीजिए, टॉपर नोट्स प्राप्त करिए। ये टॉपर नोट्स आपकी तैयारी को 15 से 20% और मजबूत कर देगी, आपके टेट एग्जाम को फतेह करने का रास्ता आसान कर देंगे। ठीक है, ये टॉपर नोट्स में उन सभी टॉपिक्स को कंबाइन किया गया है जहाँ से ज़्यादातर प्रश्न आते हैं, और प्रीवियस ईयर ये जो सिलेक्शन पा चुके हैं टीचर, उनके मार्गदर्शन पे बनाया गया कि किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारा कुछ आपको टॉपर नोट्स पर मिल जाएगा। तो व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता किसके लिए होती है? तो व्याकरण ज्ञान के लिए सभी लोग जानते हैं, भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए होती है। सिंपल सी बात है, फर्स्ट ऑप्शन को सही कर लेना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रूपरेखानुकरण विधि का संबंध किससे होता है? अनुच्छेद शिक्षण, लेखन शिक्षण,
रसास्वादन शिक्षण या अनुच्छेद शिक्षण के साथ साथ काव्य शिक्षण से हो। 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सही होना है और उस सही ऑप्शन को आपको अभी चयन करना है। तो रूपरेखानुकरण विधि का संबंध इनमें से किससे हो जाएगा? वह हो जाएगा दोस्तों लेखन शिक्षण से। क्यों होगा? क्योंकि यह मुख्य रूप से छोटे बच्चों को लिखना या सिखाने के प्रारंभिक विधि को हम रेखानुकरण विधि कहते हैं। तो रूपरेखानुकरण विधि मतलब लेखन शिक्षण विधि की बात करें, क्योंकि यह अक्षरों की बनावट लेखन कौशल के विकास से जुड़ी है, इसलिए इसका सीधा संबंध लेखन शिक्षण विधि से हो जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है पाठ्य पुस्तक, शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, शब्दकोश देखना या समाज सांस्कृतिक परिवेश की बात करें। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? सभी लोग बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, राइट। तो भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार जो मुख्यतः क्या होता है, वो कहीं ना कहीं समाज और सांस्कृतिक परिवेश होता है। क्योंकि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार बच्चे किसी शब्द या वाक्य का अर्थ अपनी वास्तविक जिंदगी के अनुभव और सामाजिक संदर्भों से जोड़कर खुद निर्मित और गढ़ते हैं, ये आप जानते हैं। और सार्थक भाषा सीखना कब हो सकता है? जब बच्चे भाषा को अपने आसपास के वातावरण और समाज में अंतःक्रिया करके सीखते हैं। इसलिए समाज और सांस्कृतिक परिवेश मुख्यतः होता है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार। इसके बाद अगला प्रश्न, संरचनावादियों ने चेतना के कितने तत्व माने? कई बार रिपीट हुआ है, पूछा जाता है कि संरचनावादियों ने चेतना के कितने तत्व माने? 3, 2, 1, 0। चेतना के देखिए 3 मूल तत्व होते हैं। पहला होता है संवेदन, दूसरा होता है भाव और तीसरा होता है प्रतिमा। संवेदन, भाव और प्रतिमा। संवेदन या प्रत्यक्षीकरण बाहरी वातावरण का मूल अनुभव होता है। भाव जो होता है यह सुख दुख या भावनाओं की स्थिति को दर्शाता है, और जो प्रतिमा होती है पिछली यादों या विचारों को मानसिक रूप से दर्शाती है। तो संरचनावाद, जिसे रचनावाद भी कहते हैं, इसके प्रवर्तक ए.बी. टिचनर ने चेतना के 3 मूल तत्व बताए। किसने बताया है? ए.बी. टिचनर ने। अगर एग्जाम में है तो ये सारा चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए, हर प्रकार से आपको प्रिपेयर रहना, तैयार रहना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सभी को कमेंट करते रहना, फीडबैक करते रहना है। सुहेल अक्सर रंगीन चित्रों वाली किताबों को उलटता पलटता है, इस आधार पर कहा जा सकता है कि वह पढ़ना नहीं आता, वह रंगों की पहचान करना चाहता है, रंगीन चित्रों के माध्यम से समझने की कोशिश करता है, या केवल चित्र ही पसंद है। देखिए, रंगीन किताबों को उलट पलट रहा है, मतलब इसका तात्पर्य यही है कि रंगीन चित्रों के माध्यम से वह समझने की कोशिश करता है। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो। इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से क्या भाषा का एक कार्य नहीं? देखिए, जो भाषा होती है, भाषा के कार्य भी होते हैं, और उन कार्यों को हम कैसे पहचान सकते हैं? उसको पहचानने के लिए हमें हिंदी भाषा की पेडागॉजी शिक्षा शास्त्र का पढ़ना पड़ेगा, नॉलेज रखना पड़ेगा। और नॉलेज रखने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि विचार विनिमय को कठोर बनाना निगेटिव है। समाजी जीवन में प्रगति, तो प्रगति सब पॉजिटिव है। व्यक्तित्व को निर्माण करना पॉजिटिव है। राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत करना, ये भी पॉजिटिव है। तो ये कह रहा है भाषा कार्य नहीं है, तो पहला ही कठोर बनाना, ये कोई कार्य नहीं हो सकता, निगेटिव है। और पूछ लिया जाए कि भाषा का कार्य क्या होते हैं? भाषा कार्य होता है समाजी जीवन में प्रगति करना, व्यक्तित्व का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत करना, ये तीनों भाषा के कार्य होते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, जो भी आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। छंदोबद्ध रचना जानी जाती है, गद्य, पद्य, रिपोर्ताज, कहानी। देखिए, छंदोबद्ध रचना काव्य या कविता को बोलते हैं, और कविता को हम पद्य बोलते हैं। जो छंदबद्ध रचना कहलाती है उसे हम छंदोबद्ध कहते हैं, जो अक्षर, मात्रा, यति, गति के नियमों से बंधी होती है। ठीक है। छंद के मुखांक कौन कौन होते हैं? वर्ण, मात्रा, यति और गति, तुक, ये होते हैं। छंद के भेद कौन कौन से होते हैं? पहला होता है मात्रिक छंद, मात्राओं की गिनती पर आधारित होती है। फिर एक होता है
वर्णिक छंद, वर्णों के आधार पर, और एक होता है मुक्त छंद, यानी नियमों से जो स्वतंत्र रचना होती। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है जो स्क्रीन पर पूछा जा रहा है और सभी को ध्यानपूर्वक देखना है कि लिखित अव्यक्त की उपयुक्त विधि नहीं है। पत्रलेखन, संस्मरण, कहानी, सुलेख। अब यहाँ पे समझना है लिखित अव्यक्ति पूछा जा रहा है, तो लिखित अव्यक्ति क्या हो सकता है, सोचिए क्या नहीं हो सकती लिखित। देखिए चारों ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सब में लेखन लेखन है। यहाँ से भी आपको अंतर नहीं समझ में आ रहा कि लिखित तो दिया गया, उपयुक्त कौन सा नहीं होगा। देखिए पत्र लेखन जो होता है यह लिखित अव्यक्त की उपयुक्त विधि, संस्मरण भी होता है, कहानी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सुलेख लेखन, कैलीग्राफी या हैंड राइटिंग होता है। क्योंकि लिखी अव्यक्त मतलब होता है अपने विचार, भाव और अनुभव के शब्दों के माध्यम से स्वतंत्र रूप से लिखकर प्रकट करना, लिखित अव्यक्त कहलाता है। और सुलेख में आप स्वयं की भावना चीज़ नहीं करती, जो चीज़ बोली जाती है वो लिख लेती। पत्र, संस्मरण, कहानी लेखन में लेखक अपने मौलिक विचार कल्पना को व्यक्त करता है। सुलेख में केवल सुंदर लिखावट या किसी अन्य पाठ को देखकर हूबहू नकल करना या अक्षरों को लिखना, इसलिए यह लिखित अव्यक्त की उपयुक्त विधि में नहीं आएगी। और पत्र लेखन, संस्मरण, कहानी ये तीनों आएंगी, क्योंकि इसमें अपने विचार, भाव, अनुभव शब्दों के माध्यम से इंसान स्वतंत्र रूप से लिखता है। फिर अगला प्रश्न है पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पाधन वन, पोधन अन, पौधन अन, पवन। संधि से प्रश्न आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। पवन शब्द का विच्छेद होता है पोधन अन। पोधन अन मतलब ओ और आ मिलके वा में परिवर्तित हो जाता है और इसको हम बोलते हैं अयादि संधि, अयादि स्वर संधि। तो यहाँ पे पोधन अन बी ऑप्शन जो दिया गया है वह आपका सही हो जाएगा। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो गई। बढ़े आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी प्यारा सा प्रश्न है, अब प्यारा सा प्रश्न है तो प्यारा सा फीडबैक तो आप सभी लोग करना जानते ही हैं। चलिए आइए देखते हैं। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश जी में कौन सा समास होगा। अर्थात यहाँ पे डायरेक्ट पूछा जा सकता था कि लंबोदर में कौन सा समास होगा, लेकिन हमने विथ एग्जाम्पल आपसे पूछा कि लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश जी में कौन सा समास होगा। लंबा है उदर अर्थात यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाए। जब दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की विशेषता बताते हैं या किसी अन्य तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। अनुराग शब्द का सही विलोम क्या होगा। विलोम और पर्यायवाची से प्रश्न आते हैं। तो अनुराग का होता है विराग। प्रेम का विलोम क्या होगा, सभी लोग बताइए। नफरत का विलोम क्या होगा, राग का विलोम क्या होगा, ये सभी लोग आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये आपके अभ्यास होगा, प्रैक्टिस होगा। जितना ज़्यादा आप बेहतर कमेंट करेंगे। निम्न में से अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। देखिए अग्नि होता है पावक, अनल, कृशान ये, लेकिन जो अनिल होता है ये किसका पर्यायवाची है। अनिल जो है हवा का पर्यायवाची। ठीक है, आइए अब सभी लोग समझ गए कौन से हमारे अग्नि के पर्यायवाची। पावक, अनल और कृशानु। अनिल जो है यह किसका है, हवा का पर्यायवाची हो जाएगा, हवा, पवन। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए, तो सब कुछ जानने वाले को क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ। सर्वव्यापी किसे बोलेंगे, अज्ञानी किसे बोलेंगे, अल्पज्ञ किसे बोलेंगे। ये सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि जब ये सब कुछ पता होगा तभी एग्जाम को फतेह करने का रास्ता बहुत आसान हो जाए। ठीक है, बढ़े आपके अगले प्रश्न की तरफ। ग्रामर देखने में आसान है कि लगता है कि चलो आसान है, लेकिन याद रखिएगा ग्रामर ही बहुत कठिन टफ होता है, क्योंकि ग्रामर अभ्यास मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कमेंटेड बनेंगे, उतना बेहतर ग्रामर नॉलेज बढ़ेगा आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। गंगा, हिमालय, लड़का, मिठास। तो जातिवाचक, देखिए गंगा, हिमालय ये क्या हो जाएंगे, ये व्यक्तिवाचक आ जाएंगे। लड़का क्या हो जाएगा, लड़का आपका हो जाएगा जातिवाचक।
लड़का लड़की, जाति हो गया ना, जातिवाचक हो जाएगा। और मिठास एक भाववाचक हो जाएगा, क्योंकि मीठा है ये भाव प्रकट कर रहा है। अगला है अंधे की लाठी होना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मुहावरा पूछा ही जाता है। अंधे का लाठी होना मतलब अंधा जो व्यक्ति होता है उसका लाठी क्या होता है? एकमात्र सहारा होता है। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से सही या शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन? उज्जवल शब्द है। अब उज्जवल को मैंने कई बार बता चुका हूँ कि उज्जवल के आधा जा 2 बार लिख देना है, व लगा देना है और ला लिख देना है, यानी आधा जा 2 बार। पहला ऑप्शन जो होगा, दोनों जा इसमें आधे होते हैं उज्जवल में, ये आपको ध्यान देना। अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अध्यक्ष में उपसर्ग लगेगा अधिधन अच्छ। अधिधन, पहले अधि लिखिए फिर अच्छ लिख दीजिए। अधिधन अच्छ बराबर अध्यक्ष। तो यहाँ पे क्या रखा है? उपसर्ग पूछा जा रहा है, यहाँ पे अधि उपसर्ग हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। इसी तरह समझते रहिए और फीडबैक करते रहिए। अगला है सच्चरित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सच्चरित, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सतधन चरित्र। तो सतधन चरित यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी संधि हो जाएगी इसमें अगर पूछी जाए? इसमें आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। इसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा जाता है, कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवि बोलते हैं जो पुरुष कवि होते हैं, जो महिलाएं होती हैं उनको कवित्री बोलते हैं। कवित्री अर्थात कवयित्री, बी ऑप्शन वाला सही हो जाए। ये जो ग्रामर जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना बेहतर होने वाला है। सूरज पूर्व में उगता है, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? सूर्य पूर्व में उगता है मतलब सामान्य वर्तमान काल कहला जाए। कालों से भी प्रश्न आएगा, ये ध्यान रखना है। मिठास शब्द में कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय हुआ है? तो मिठास अर्थात मीठा और आस बराबर मिठास। तो आस शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगता है। छाती पर मूंग दलना, मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? अक्सर आपने देखा होगा, छाती का मूंग दलना मतलब क्या हो जाएगा? पास रहकर दुख देना। कहते हैं छाती के मूंग दल रहा है, मतलब पास में, छाती मतलब पास में, मूंग दलना मतलब कष्ट देना। अगला देखिए, तरण और तरणी का सही शब्द युग्म अर्थ बताइए। तरण और तरणी, तो तरणी क्या हो जाएगा? तरणी मतलब होता है सूर, तरणी मतलब होता है सूर, और तरणी का मर्द होता है नाव। तो शूर और नाव यानी बी ऑप्शन। तो ये रहे 30 महत्वपूर्ण हिंदी भाषा का हमने किया, आपके प्राइमरी मिडिल दोनों के लिए है। बेहतर तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए। हर सब्जेक्ट की PY की टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए और टेट एग्जाम को फतह कीजिए। हम मिलते हैं आपके अगले सेशन पर, अगले सीरीज पर। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।